अच्छा ओके, अगला क्या है बताओ? करंट एसेट। क्या है? करंट एसेट। इसमें सबसे पहले क्या जाएगा बताओ? करंट इन्वेस्टमेंट। क्या जाएगा? करंट इन्वेस्टमेंट। कौन सा नोट होगा बताओ करंट इन्वेस्टमेंट का? इसका 12th है, इसका 13, इसका 14 और इसका 12 है। इसका नोट बनाने की जरूरत है 13 और 14 और इसका क्या जाएगा? 15 जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट का नोट नंबर क्या होगा बताओ? 15। करंट इन्वेस्टमेंट का नोट नंबर क्या होगा? 15। तो अब हम इसका नोट बना रहे हैं करंट इन्वेस्टमेंट का। नोट नंबर 15 करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें भी पता है क्या आएगी? सारी वो इन्वेस्टमेंट जो नॉन करंट में थी। नॉन करंट में कौन कौन सी थी बताओ? इन्वेस्टमेंट इन व्हाट? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स। प्रॉपर्टी तो 12 महीने से ज्यादा के लिए होती है, चलो लिख दो 12 महीने से कम। प्रॉपर्टी एटसेट्रा, लेकिन लेस देन 12 मंथ। लेस देन 12 मंथ। प्रॉपर्टी पता है क्यों नहीं लिखते? क्योंकि कोई भी बंदा प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट करता है ना वो 12 महीने से ज्यादा के लिए करता है, तो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट नॉन करंट ही होती है, करंट नहीं होती। इसके अंदर आएगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या आएगा? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसको भी आप 12 महीने से कम के लिए करते हो। और आएगा इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या आएगा? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो इसको भी आप 12 महीने से कम के लिए ही इन्वेस्ट करते हो। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या जाएगा बताओ? करंट इन्वेस्टमेंट में शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी। जिस भी चीज में इन्वेस्ट किया हो आपने, लेकिन कितने के लिए इन्वेस्ट किया हो बताओ? 12 महीने से कम के लिए। और अगर 12 महीने से ज्यादा के लिए किया हो तो किसमें आ जाएगा वो? नॉन करंट में। नॉन करंट में आ जाएगा। 12 महीने से ज्यादा के लिए किया है, 12 महीने से कम के लिए किया है तो किसमें आएगा ये? करंट में। इसका दूसरा हेड है इन्वेंट्रीज। क्या है इसका दूसरा हेड? इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज क्या होती है? इन्वेंट्रीज होती है जो आपके पास जिस चीज का बिजनेस करते हो ना उसका स्टॉक। नोट नंबर 16 क्या होगा बताओ? इन्वेंट्रीज। तो जब आप जैसे मान लिया आपकी शर्टों की दुकान है, तो शर्टों का कपड़ा होगा, वो क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल। शर्टों की फैक्ट्री लगा लो, तो शर्ट बनाने का कपड़ा क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस। शर्टें कट गई हैं, सिलनी बाकी है, तो ये क्या कहलाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। शर्टें पूरे तरीके से रेडी हो गई हैं, इसे क्या कहेंगे? फिनिश गुड्स। क्या कहेंगे? फिनिश गुड्स। शर्टों के लिए पैकिंग भी हो चुकी है, तो इसे कहेंगे स्टॉक इन ट्रेड। क्या कहेंगे? स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि बिकने के लिए रेडी है ये। समझो मेरी बात, समझो। अगर आपकी शर्टों की दुकान है तो शर्टों का कपड़ा क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल। कट गई है, सिलनी बाकी है, वर्क इन प्रोग्रेस। एक वर्क इन प्रोग्रेस आपने पहले भी तो पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बताओ वर्क इन प्रोग्रेस? इसलिए तो मुझे लिखना पड़ा दोबारा। वर्क इन प्रोग्रेस पहले भी तो पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बताओ दोबारा वर्क इन प्रोग्रेस? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उस वर्क इन प्रोग्रेस और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में क्या अंतर है? अगर बिल्डिंग मतलब कैपिटल एसेट इनकम्प्लीट पड़ी है तो वो क्या है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर आपका जो गुड्स है ना, गुड्स जिसका आप बिजनेस करते हो, वो अगर अधूरी पड़ी है तो वो क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब समझो, अगर आप शर्टें बना रहे हो, है ना, तो शर्टें अधूरी पड़ी है तो वर्क इन प्रोग्रेस, और शर्टों की मशीनरी अधूरी पड़ी है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। शर्ट बनाने की बिल्डिंग अधूरी पड़ी है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क इन प्रोग्रेस एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो शर्टों का कपड़ा रॉ मटेरियल। अगर आप फर्नीचर बना रहे हो तो लकड़ी रॉ मटेरियल, आधा बन गया, आधा फर्नीचर बाकी है तो वर्क इन प्रोग्रेस। पूरे रेडी हो गया है तो फिनिश गुड्स। मान लिया आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो, यहाँ पर ये मान लो आप फर्नीचर का क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो। और फर्नीचर पैकिंग भी हो चुका है तो स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप मिठाइयाँ बना रहे हो तो मावा चीनी क्या है? रॉ मटेरियल। मावे मिठाइयों का बिजनेस कर रहे हो, आधी बन गई है, चाशनी में रसगुल्ले डुबोने बाकी है तो वर्क इन प्रोग्रेस, बस उतारे हैं, चाशनी में डालने बाकी है। रेडी हो चुके हैं तो फिनिश गुड्स। और अगर पैकिंग भी हो चुकी है उन रसगुल्लों की तो स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है ना बच्चों? इसके बाद इसमें आता है लूज टूल्स। क्या आता है? लूज टूल्स। लूज टूल्स जानते हो? छोटे मोटे औजार जो बनाने के लिए चाहिए। जैसे कि अगर आप फर्नीचर बनाते हो तो आपको जो है हथौड़ा वगैरह चाहिए, है ना। अगर आप शर्ट बनाते हो आपको सुई वगैरह चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे? लूज टूल्स। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? कैंची चाहिए तो वो क्या कहलाएगा? लूज टूल्स। और एक होता है स्टोर एंड स्पेयर। स्टोर एंड स्पेयर। अगर शर्टों के लिए कपड़ा रॉ मटेरियल है तो बटन स्टोर एंड स्पेयर है।
मिठाइयों के लिए मावा और दूध रॉ मटेरियल है, तो जो काजू बादाम डालते हैं वो स्टोर एंड स्पेयर है। फर्नीचर के लिए लकड़ी रॉ मटेरियल है, तो जो आप उसमें कीले वगैरह डालते हो वो क्या है, स्टोर एंड स्पेयर है। समझ में आ रही है ना बच्चों। और जिससे फर्नीचर बनाते हो, जैसे हथौड़ी वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज यूज करते हो, तो वो क्या कहलाएगा बताओ, वो कहलाएगा लूज टूल्स। तो ये आ गया आपका इन्वेंट्री में। किसमें आ गया ये, इन्वेंट्री में। अगला नोट किसका बनेगा बताओ इन्वेंट्री के बाद, इन्वेंट्री के बाद अगला नोट बनेगा आपका किसका, ट्रेड रिसीवेबल। किसका बनेगा, ट्रेड रिसीवेबल। इसमें जो आएंगे नोट नंबर 17, इसमें जो आएंगे वो आएंगे डेटर और बिल रिसीवेबल, जिनसे आपको पैसा लेना है, जिसको आपने माल बेचा है और पैसा लेना है, तो वो किस में जाएगा बताओ, ट्रेड रिसीवेबल में। तो नोट नंबर कौन सा बताओ, 17। नोट नंबर 17 ये हो गया आपका ट्रेड रिसीवेबल। इसमें क्या क्या जाएगा बताओ बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल में जिनको आपने माल बेचा और पैसा लेना है, तो क्या जाएगा, डेटर, और क्या जाएगा बताओ, बिल रिसीवेबल। अंडरस्टूड और नॉट, क्लियर हो गई। दो ही चीजें आती हैं ट्रेड रिसीवेबल में बेसिकली, डेटर और बिल रिसीवेबल। उसके बाद अगला नोट किस चीज का बनेगा बताओ, ट्रेड रिसीवेबल के बाद अगला नोट किसका बनेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश या कैश के बराबर। तो बताओ इसमें क्या जाएगा, नोट नंबर कौन सा हो गया बताओ, ये 18। इसमें क्या जाएगा बताओ आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वैसे तो बहुत सारे आइटम आते हैं, पर मैं 2 3 4 ही लिखवाऊंगी जो आपके लिए ज़रूरी है। इसमें आएगा कैश इन हैंड, जो हाथ में कैश है, और क्या आएगा, कैश एट बैंक, जो बैंक में कैश है, चेक और ड्राफ्ट, अगर आपके पास कोई चेक पड़ा है या आपके पास कोई डिमांड ड्राफ्ट पड़ा है, चेक एंड ड्राफ्ट, तो ये भी किस में जाएगा बताओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। समझ में आ रही है ना बच्चों, तो ये किस में गया, राइट। अगला क्या बनेगा, अगला क्या बनेगा बताओ इसका, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। बताओ ये लोन्स एंड एडवांस लिए हैं कि दिए हैं, ये लोन्स एंड एडवांस आपने दिए हैं, राइट, लेकिन थोड़े समय के लिए। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में जो एडवांस दिए थे वो लंबे समय के लिए दिए, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में जो एडवांस दिए हैं वो थोड़े समय के लिए दिए हैं। तो बताओ क्या क्या जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में, तो ये नोट नंबर आपका कौन सा हो गया बताओ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस का है 19, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। मुझे बताओ लॉन्ग टर्म में जो एडवांस देते हो वो कैपिटल एसेट बनाने के लिए देते हो, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए, वो किस में जाता है, लॉन्ग टर्म में। और अगर आप रॉ मटेरियल खरीदने के लिए एडवांस दो तो वो किस में जाएगा, शॉर्ट टर्म में, क्योंकि रॉ मटेरियल का जो एडवांस होता है वो थोड़े समय के लिए दिया जाता है। तो एडवांस फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए एडवांस दोगे ना वो किस में जाएगा बताओ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में। समझे कि नहीं समझे। अगर आपने बिल्डिंग बनाने के लिए एडवांस दे दिया तो किस में जाएगा, लॉन्ग टर्म में। फर्नीचर बनाने के लिए एडवांस दे दिया तो लॉन्ग टर्म में। मशीनरी कैपिटल एसेट बनाने के लिए जो एडवांस दे दिया ना वो लॉन्ग टर्म में जाएगा। और अगर आपने किसके लिए एडवांस दिया बताओ, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो वो किस में जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में। और इसका सबसे आखिरी नोट जो है बैलेंस शीट का वो है अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट। तो ये नोट नंबर कितना हो गया, 20, तो ये जाएगा अदर करंट एसेट्स में। तो नोट नंबर 20 जाएगा अदर करंट एसेट्स। बताओ इसमें क्या क्या होगा अदर करंट एसेट में, बताओ क्या क्या होगा। एक तो प्रीपेड एक्सपेंस, खर्चे जो आपने एडवांस में पे कर दिए, ये आपकी एसेट होती है करंट एसेट। बिजली का बिल एडवांस में दे दिया, पानी का बिल एडवांस में दे दिया। और एक्रूड इनकम, यानी कि इनकम कमा ली, रिसीव होनी बाकी है, मैंने तुम्हें पढ़ा लिया, फीस मिलनी बाकी है, तो ये किस में जाएगा, अदर करंट एसेट में। तो ये जो गया आपका कौन सी साइड का नोट बताओ, एसेट साइड का। और अब आपकी एसेट साइड भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आपकी एसेट साइड भी क्या हो गई बताओ, कंप्लीट हो गई। ये एसेट साइड का टोटल है। समझे कि नहीं समझे। प्लीज अगर मैं दोबारा बताऊं आपको, ध्यान से सुनो। ये आपकी कौन सी साइड थी बताओ, लायबिलिटी। ये आपकी कौन सी साइड थी, लायबिलिटी। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीवेबल इन शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। समझे कि नहीं समझे। ये प्रोविजन की स्पेलिंग में थोड़ी सी सही कर देती हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा गलत थी।
थोड़ी बहुत गलत हो तो चल जाएगी। प्रोविजन, समझे कि नहीं समझे? और करंट लायबिलिटी में क्या क्या जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल। ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों की हैंडराइटिंग ही खराब हो जाती है लिखते लिखते, सीएस की हैंडराइटिंग भी उतनी ही खराब हो जाती है, समझे? ये प्रूफ है आपके सामने, क्योंकि इतना लिखना पड़ता है कि आपके अपने अपने आप आपको मतलब कि शॉर्ट लिखने की क्या पड़ जाती है? आदत पड़ जाती है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? मतलब शॉर्ट लिखते लिखते फिर हर हैंडराइटिंग को कम करने लग जाते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अब देखो कहाँ पे बोरोइंग की स्पेलिंग BOR करके आगे ऐसे ही चला दिया, तो डॉक्टर की हैंडराइटिंग ही नहीं, सीए की हैंडराइटिंग में भी यही प्रॉब्लम होती है। और तुम किसी को भी देख लेना सेम प्रॉब्लम पाएगी आपको, बोरोइंग, है ना? अब लायबिलिटी की स्पेलिंग में देखो LIABILITY होना चाहिए, राइट ना? तो इतना आपको मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी कौन सी साइड होती है? एसेट साइड। कौन सी साइड? एसेट। तो एसेट में पहले कौन सी एसेट? नॉन करंट, और फिर आपकी कौन सी एसेट बताओ? करंट एसेट। क्या आपको बात समझ में आई? कोई डाउट है किसी को? समझ गए या नहीं समझ गए? अब उसके बाद जो है, अब क्या करोगे बताओ आप? फोकस बार बार चेंज हो रहा है ना? अब आप क्या करोगे बताओ? इसके बाद एक चीज और आती है, जो आती है कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो ना एसेट में आती ना ही लायबिलिटी में आती, उसको अलग से ही लिखना पड़ता है। ना वो आपकी एसेट है, ना वो आपकी लायबिलिटी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी जो किसी घटना के होने या ना होने पे डिपेंड करती है, तो मैं अलग से लिखना पड़ता है, ना इसको एसेट साइड में लिखना होता, ना ही उसे लायबिलिटी साइड में लिखना होता। कंटिंजेंट लायबिलिटी, है ना? इसमें भी एन आना चाहिए। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट, एक बार मैं बोल दूँ कि किस बच्चे से इस वर्ड से बच्चे फैमिलियर नहीं होते, तो इसकी स्पेलिंग सही लिख दो, बाकी वर्ड से तो बच्चे फैमिलियर होते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी, समझ गए नहीं समझ गए? जो किसी घटना के होने या ना होने पर क्या करती है? डिपेंड करती है। आज बारिश आएगी तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी, तो ये मेरी कौन सी लायबिलिटी हो गई? कंटिंजेंट, जो बारिश के आने या ना आने पे डिपेंड करती है। बारिश आएगी तो दूंगी, नहीं आएगी तो नहीं दूंगी। समझ में आ रही है ना? इस बात को सीरियसली मत लेना ना, क्योंकि आज वाकई में बारिश का मौसम है, बाहर बारिश आ रही है। कल कभी सभी आके बोलो कि मैडम कल तो बारिश आई थी, आप दे दो 100 रुपए। समझे या नहीं समझे? तो कंटिजेंट लायबिलिटी क्या हो गई? जो किसी घटना के होने या ना होने पे डिपेंड करती है। इसमें पहली जो लायबिलिटी है, इवन पहली जो लायबिलिटी है वो है क्लेम नॉट एक्नॉलेजेस एज डेब्ट। क्लेम नॉट एक्नॉलेजेस एज डेब्ट, हमारे खिलाफ कोर्ट में किसी ने केस कर रखा है। क्या कर रखा है? मान लिया हम प्रेशर कुकर बेचते हैं, उसके घर में कुकर फट गया, तो उसने हमारे खिलाफ क्या कर दिया? केस। तो ये हमारी कंटिजेंट लायबिलिटी है। अगर हम हार गए तो पैसे देने पड़ेंगे, नहीं हारे तो नहीं देने पड़ेंगे। तो ये लायबिलिटी हमारे हारने या जीतने पे डिपेंड करती है। समझ में आ रही है ना बच्चों? उसके बाद जो हमारी कंटिजेंट लायबिलिटी है वो है डिविडेंड ऑन cumulative preference share। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, सॉरी, डिविडेंड ऑन नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। प्रॉफिट आएगा तो डिविडेंड देंगे, नहीं आएगा तो नहीं देंगे, क्योंकि नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड तभी देते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट आता है। कम्युलेटिव का तो देते ही देते हैं, इस साल प्रॉफिट नहीं आया तो अगले साल आया तो अगले साल 2 सालों का देंगे। देखो दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, एक कम्युलेटिव और एक नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव क्या होते हैं? जैसे इस साल का डिविडेंड पे करना है उनको, लेकिन इस साल प्रॉफिट आया ही नहीं, तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले साल 2 साल का पे करना पड़ेगा, मतलब कम्युलेशन हो गया। अगले साल भी नहीं आया तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उससे अगले साल कितने सालों का डिविडेंड देना पड़ेगा? 3 सालों का। तो कम्युलेटिव होता रहता है। लेकिन नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? इस साल अगर प्रॉफिट आएगा तो दोगे, नहीं आएगा तो वो डिविडेंड खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, आपको वो डिविडेंड देने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारी कौन सी लायबिलिटी हो गई? कंटिजेंट लायबिलिटी, है ना? कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट बोलते हैं रादर देन इसे, कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट, क्योंकि इसमें एक अगली लायबिलिटी है दैट इज कैपिटल कमिटमेंट। कौन सी लायबिलिटी है? कैपिटल कमिटमेंट। मतलब हमने कैपिटल कमिटमेंट दे रखा है, बिल्डिंग बना देगा सामने वाला तो हम उसके पैसे देंगे, नहीं बना पाएगा तो नहीं देंगे। समझ में आ रही ना? ये कौन सी लायबिलिटी हो गई? केस हार जाएंगे तो नहीं देंगे, जीत जाएंगे, सॉरी,
हार जाएंगे तो देंगे, नहीं हारेंगे तो नहीं देंगे, है ना। प्रॉफिट आएगा तो देंगे, नहीं आएगा तो नहीं देंगे, है ना। बिल्डिंग बना के देगा सामने वाला बिल्डर हमारी तो हम देंगे, नहीं बना के देगा तो नहीं देंगे। और इसके बाद आगे है, आगे क्या हो गया बताओ, और क्या हो सकती है कंटिजेंट लायबिलिटी? डिस्काउंटेड बिल, डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक के साथ जो बिल डिस्काउंट करवा रखा है। समझो, तुम लोगों से मैंने फीस मांगी, तुम लोगों से मैंने क्या मांगी? फीस। तुमने कहा मैडम पैसे नहीं है, मैंने कहा बिल लिख के दे दो, तो मैंने तुम पर बिल ड्रॉ कर दिया, बिल रिसीवेबल ड्रॉ कर दिया, तुम्हारे लिए बिल्स पेबल हो गया। अब वो बिल के पैसे तुम दोगे 2 महीने के बाद, उस बिल पे तुमने लिख के दे रखा है, ये बिल मैंने ड्रॉ कर दिया तुम्हारे पर कि तुम मुझे फीस के पैसे 2 महीने के बाद दोगे। कितने रुपए दोगे फीस के? 10,000 रुपए। 2 महीने का बिल ड्रॉ कर दिया। कितने महीने का बिल ड्रॉ कर दिया? 2 महीने का। लेकिन ये पैसे तो 2 महीने के बाद मिलने हैं, मुझे पैसे की जरूरत अभी है, तो मैं फटाफट अपने किसके पास गई बताओ? बैंक के पास, है ना। और बैंक से वो पैसे ले लिए मैंने। क्लियर हो गए ना। अब बैंक किसके पास आएगा? आपके पास, क्योंकि ये बिल किसके पास चला जाएगा? बैंक के पास। तो बैंक किसके पास आएगा? आपके पास। आपने दे दिए तो ठीक है, नहीं तो बैंक वापस मेरे पास आएगा। तो मेरे लिए कौन सी लायबिलिटी हो गई? कंटिजेंट लायबिलिटी, जो आपके देने या ना देने पे डिपेंड करती है। देखो बच्चों दोबारा, नहीं बिल डिस्काउंटेड विद बैंक ही बोलते थे, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक ही बोलते थे 12th में, आप लोगों को शायद ध्यान नहीं होगा। सुनो मेरी बात सुनो, ये मैं टीचर हूँ और ये आप स्टूडेंट हो, है ना। आपसे मैं क्या मांग रही हूँ बताओ? फीस। आप लोगों ने फीस देने की बजाय मुझे क्या दे दिया? बिल। 10,000 रुपए का बिल दे दिया। बोलो ठीक है। उस बिल को लेके मैं किसके पास गई? बैंक के पास। किसके पास गई? बैंक के पास। ये बैंक हो गया, और बैंक से पैसे ले लिए 10,000 रुपए। बोलो ठीक है। अब ये बिल किसके पास चला गया बताओ? बैंक के पास। 10,000 रुपए का बिल। बैंक किसके पास आएगा बिल मांगने? तुम्हारे पास। तुमने पैसे दे दिए बैंक को, कि बैंक ने तो मुझे दे दिया था, तो बैंक को अपना पैसा वापस चाहिए ना, तो बैंक किसके पास जाएगा? आपके पास। आपने दे दिए बैंक को तो ठीक है, नहीं तो बैंक वापस दौड़ा दौड़ा किसके पास आएगा? मेरे पास, कि मैम आप दो, आपके स्टूडेंट ने तो पैसे नहीं दिए। तो इसे क्या कहते हैं? हाँ, डिस्काउंट कराने के। मतलब बैंक से अगर 10,000 रुपए का बिल है ना, तो बैंक हमें शायद 9,900 रुपीज ही दे, 100 रुपए कम दे, अपने ब्याज के काट लेगा बैंक। समझ में आ रही है ना बात या नहीं आ रही है? तो इसे कहते हैं बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। क्या आपको समझ में आया? तो ये भी हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी होगी। दोबारा बताती हूँ, मैंने आप पर क्या ड्रॉ कर दिया? बिल ड्रॉ कर लिया। मैंने आप पर क्या ड्रॉ कर दिया? उसके पैसे किससे ले लिए? उसके पैसे किससे ले लिए? बैंक किसके पास मांगने आएगा? आपके पास। आपने दिए तो ठीक है, नहीं तो किसके पास आएगा? मेरे पास। तो मेरे लिए कौन सी लायबिलिटी हो गई है? कंटीजेंट लायबिलिटी। समझ में आ रही है ना? आपके देने या ना देने पर क्या करती है? डिपेंड करती है। तो क्लियर हो गई ना? तो दीज आर द कंटीजेंट लायबिलिटी। ये ना लायबिलिटी साइड में क्यों नहीं आती बताओ? ये क्योंकि ये लायबिलिटी पक्की नहीं है, अभी पता नहीं होगी भी या नहीं होगी। समझ में आ रही? डिसाइडेड नहीं है इसका, इनका होना, तो इसलिए ये बैलेंस शीट में नहीं आती। तो ये हमारी थी बच्चे बैलेंस शीट। समझ में आई बैलेंस शीट? दिस इज अवर बैलेंस शीट। क्या बैलेंस शीट ही बनानी है मैम आपको? नहीं, बैलेंस शीट के अलावा पीएनएल भी बनेगा, और फिर ये नोट्स भी बनेंगे। समझ में आई? मैम कितनी देर लगेगी इस चैप्टर को करने में? मेरे बच्चों ने 35 मिनट में निपटा दिया था ये क्वेश्चन, और सबसे अच्छा निपटा था ये क्वेश्चन। लेंदी बेशक होगा, पर आप आखिरी में जब सिलेबस के आखिरी में जाओगे ना, तो आप कहोगे मैम ये चैप्टर बेस्ट चैप्टर है, राइट। तो अब हम बैलेंस शीट के बाद बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें आप सबसे पहले लोगे इनकम। क्या लोगे? इनकम। और इनकम को डिनोट करोगे आप ए से, और इसमें हेडिंग क्या बनी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम, नोट नंबर हो गया 21, और अदर इनकम नोट नंबर क्या हो गया? 22। प्लीज देखो, इनकम साइड के 2 ही नोट होंगे, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एक अदर इनकम। मैं दोनों को इकट्ठा कराऊंगी, आपको ज्यादा समझ में आएगा। 2 ही तरीके की इनकम होती है आपकी। पहली इनकम कौन सी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और दूसरी इनकम कौन सी?
अदर इनकम। तो हम दोनों इनकम को करते हैं, राइट। नोट नंबर 21 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एंड नोट नंबर 22 अदर इनकम। जो आपके बिजनेस के कारण आए उसको किस में डाल देना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। और जो अदर रीजन से आए वो किस में डालोगे, अदर इनकम में। जैसे सेल होती है, सेल बिजनेस के कारण होती है, तो सेल्स किस में जाएगी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑफ कोर्स सेल है तो सेल में से सेल्स रिटर्न क्या करोगे, माइनस। आपको पता है ना सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, ये माइनस करोगे। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है, भाई आपकी शर्टों की दुकान पे शर्टें बिक रही है, वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। मिठाइयों की दुकान पे मिठाइयाँ बिक रही है, ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। समझ में, फर्नीचर की दुकान पे फर्नीचर बिक रहा है, ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना। और आएगा रिवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, ये भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। रिवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज क्यों, अगर मान लिया आपकी शर्टों की कपड़ों की दुकान नहीं है, आप तो डॉक्टर हो, तो आप क्या प्रोवाइड करते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो वो सर्विस भी किस में जाएगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। समझ में आ रही है ना बच्चों। उसके अलावा जो है आप सीए हो तो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप लॉयर हो तो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब किस में जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और एक जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल ऑफ स्क्रैप। क्या जाएगा, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप क्या होता है, जैसे शर्टों की दुकान होती है तो शर्टें बनने के बाद स्क्रैप बन जाता है, स्क्रैप को हम बेच देते हैं कबाड़ी वाले को, जो कतरन नहीं बच जाती है। समझ गए। मिठाइयों की दुकान पे घी निकलता है, उसके बाद छाछ बच जाता है, तो दैट इज कॉल्ड स्क्रैप। मतलब जो बचने के बाद रेजिडुअल बच जाता है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन के बाद जो आखिरी में कचरा बच जाता है, उस कचरे को भी हम बेच देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। समझ में आ रही है ना। उसके अलावा जो बिजनेस के कारण ही होती है, जैसे रेंट मिलना, क्या रेंट बिजनेस के कारण मिलता है, नहीं, बिल्डिंग किराए पे चढ़ाई है इसलिए मिला हुआ है, वो अदर इनकम में जाएगा। डिविडेंड रिसीव, क्या डिविडेंड बिजनेस के कारण मिलता है, नहीं, शेयर खरीदे हुए हैं इसलिए डिविडेंड मिलता है, बोलो ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, क्या वो बिजनेस के कारण होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, बिल्कुल भी नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट बिजनेस के कारण नहीं होता। आपने बिल्डिंग 10 लाख की खरीद के 12 लाख में बेच दी, तो बिल्डिंग बेचना तो आपका बिजनेस नहीं है ना। हाँ, बिल्डर के लिए बनाओ तो फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा। लेकिन बिल्डर के अलावा, क्योंकि बिल्डर का तो बिल्डिंग बेचना क्या होता है, बिजनेस होता है, तो अगर बिल्डर के फाइनल अकाउंट बना रहे हो, किसके फाइनल अकाउंट बना रहे हो, बिल्डर के, तो बिल्डर अगर बिल्डिंग बेचता है तो वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा। लेकिन बाकी सब अगर बिल्डिंग बेच रहे हैं तो उसका प्रॉफिट लॉस उसमें जाएगा। और बिल्डर के फाइनल अकाउंट अलग तरीके से बनते हैं, वो कॉस्ट अकाउंट में सिखाऊंगी, इस तरीके से बनते भी नहीं है बिल्डर के अकाउंट, तो बिल्डर की आप टेंशन मत लो। समझ गए या नहीं समझ गए। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट वो भी किस में जाएगा बताओ, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। उसके बाद अगला क्या है बताओ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट के बाद कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव आपको बिजनेस के कारण मिल रहा है, नहीं, कमीशन आपको बिजनेस में नहीं। एक प्रॉपर्टी डीलर वगैरह का बिजनेस ऐसा होता है जिसमें कमीशन बिजनेस के कारण मिलता है, तो अगर इन प्रॉपर्टी डीलर की बात होगी तो कमीशन रिसीव किस में जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। पर हम प्रॉपर्टी डीलर का तो बिजनेस बनाएंगे नहीं, हम तो बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन का बना रहे हैं जिनका मैं नाम ले रही हूँ उनको छोड़ के। उसके बाद कमीशन रिसीव के बाद नेक्स्ट क्या जाता है बताओ, और क्या जा सकता है, इंटरेस्ट रिसीव। क्या, इंटरेस्ट रिसीव, तो ये भी किस में जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। समझ में आ रही है ना। इंश्योरेंस क्लेम, वैसे तो इसके लिए फाइनल अकाउंट में अलग से जगह होती है अब नॉर्मल गेन की, अब नॉर्मल प्रॉफिट्स की, पर आप फिलहाल अभी के लिए बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस क्लेम को भी किस में डाल देना बताओ, रेवेन्यू फ्रॉम, सॉरी, अदर इनकम में। इंश्योरेंस क्लेम मतलब आग लग जाती है, चोरी हो जाती है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा दे जाती है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंश्योरेंस क्लेम। तो ये भी किस में जाएगा बताओ, अदर इनकम में, क्योंकि ये सब हमारे बिजनेस के कारण नहीं होते। रेंट क्या हमें बिजनेस के कारण मिलता है, नहीं, बिल्डिंग किराए पे चढ़ाई इसलिए मिलता है, तो अदर इनकम में जाएगा। डिविडेंड क्या हमें बिजनेस के कारण मिलता है, नहीं, शेयर खरीदे हुए इसलिए मिलता है, इसलिए अदर इनकम में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट क्या बिजनेस के कारण होता है, नहीं, है ना, अदर इनकम के कारण होता है। कमीशन क्या बिजनेस के कारण मिलती है, नहीं, तो वो भी अदर इनकम में जाएगा। इंटरेस्ट क्या हमें बिजनेस के कारण मिलता है, नहीं, बैंकों को सिर्फ बिजनेस के कारण मिलता है, तो अगर बैंकों का हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो इंटरेस्ट रिसीव फिर किस में डालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, नहीं तो अदर इनकम में जाएगा। और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ये भी बिजनेस के कारण नहीं होता, तो वो भी किस में जाएगा बताओ, अदर इनकम में, या फिर एनी अदर इनकम रिसीव, एनी अदर इनकम रिसीव, तो ये भी अदर इनकम में जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट, क्लियर हो गई। प्लीज इसके बाद नेक्स्ट करिए। अब हमारे कौन से साइड के नोट हो गए बताओ, एक्सपेंसेस साइड के।
एक्सपेंसेस साइड में बी, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। तो कौन सी साइड का नोट बताओ, एक्सपेंस। एक्सपेंस में जाएगा पहले परचेज ऑफ इन्वेंट्री, क्या जाएगा, परचेज ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑफ इन्वेंट्री। नोट नंबर 23, मैंने कहा था ना 28, तो 28 का मतलब 28 ही, क्लियर हो गई ना। और ये सारे बनाने पड़ेंगे आपको। तो गया आपका नोट नंबर कौन सा, 23, दैट इज परचेज ऑफ इन्वेंट्री। इसमें आएगा परचेज ऑफ स्टॉक, जो भी स्टॉक आपने खरीदा साल भर में, 10 लाख का, 20 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, समझ में आ रही ना। जब आप सामान खरीदते हो तो भाड़ा लग जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कैरीज इनवर्ड। क्या कहते हैं, कैरीज इनवर्ड, राइट। और जब सामान खरीदते हो तो आपको इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है, इंश्योरेंस ऑन परचेज। प्लीज मेरी बात सुनिए, अगर आपका सामान बाहर की कंट्री से आ रहा है तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, इंश्योरेंस, कि कहीं सामान रास्ते में डूब जाए, रास्ते में जहाज टाइटेनिक बन गया तो, समझो मेरी बात समझो, आपने स्विट्जरलैंड से सामान मंगवाया और रास्ते में जहाज टाइटेनिक हो गया तो आपको तो सामान डूब जाएगा करोड़ों का। तो आप क्या करा के रखोगे बताओ, इंश्योरेंस करा के रखोगे। क्या करा के रखोगे, इंश्योरेंस। तो वो इंश्योरेंस जो है वो इसी में जाएगा, परचेज ऑफ इन्वेंट्री। और इसमें से परचेज रिटर्न क्या कर देंगे बताओ, माइनस। बोलो बात समझ में आ रही ना। तो ये जो निकल के आएगा दैट विल बी कॉल्ड परचेज ऑफ इन्वेंट्री। बोलो ठीक है। उसके बाद इसका अगला नोट बनेगा, वो बनेगा चेंज इन इन्वेंट्री। क्या बनेगा, चेंज इन इन्वेंट्री, नोट नंबर 24। तो अब हम किसकी बात करेंगे बताओ, चेंज इन इन्वेंट्री की। नोट नंबर 24, चेंज इन इन्वेंट्री। बताओ क्या क्या होगा चेंज इन इन्वेंट्री में, ओपनिंग स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री में क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, और इसमें से लेस क्या कर देंगे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देते हो, माइनस, तो चेंज इन इन्वेंट्री सिंपल सी बात है, साल के शुरू के दिन के स्टॉक में से साल के लास्ट के दिन का स्टॉक क्या कर दो, माइनस कर दो। तो क्या बनेगा बताओ, आपका चेंज इन इन्वेंट्री बनेगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है आप लोगों को, समझ में आई। एम्प्लॉयज बेनिफिट, इसके बाद क्या आएगा बताओ, एम्प्लॉयज बेनिफिट, जो हम एम्प्लॉयज को देते हैं, राइट। तो एम्प्लॉयज को क्या क्या देते हैं, बोलो तुम बताओ ना, एम्प्लॉयज को क्या क्या देते हैं। यस, एम्प्लॉयज को हम क्या क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। नोट नंबर 25, एम्प्लॉयज बेनिफिट, हम एम्प्लॉयज को देते हैं सैलरी, वेजेस और सैलरी। जब हमने वेजेस और सैलरी लिख दिया ना तो उसमें सभी कुछ आ गया, फालतू चीजें लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोनस, कमीशन, पीएफ जो भी कुछ हुआ वो सारा वेजेस और सैलरी में ही तो आ गया। क्यों दिमाग खराब करना है फालतू चीजें लिख के, बात समझ में आ रही है। जब हमने वेजेस सैलरी लिखा तो उसमें सब कुछ आ गया। एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद आएगा फाइनेंस कॉस्ट, क्या आएगा, फाइनेंस कॉस्ट। नोट नंबर 26, फाइनेंस कॉस्ट में आता है जो हम ब्याज देते हैं, जो हम क्या देते हैं, ब्याज। तो नोट नंबर 26 दैट इज फाइनेंस कॉस्ट। बताओ क्या क्या ब्याज देते हैं हम लोग, एक तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर इशू करके उस पर देते हैं, और एक इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, लोन पर भी ब्याज देते हैं, या बैंक ओवरड्राफ्ट पर भी ब्याज देते हैं। मतलब जब जब ब्याज जाएगा वो किस में जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट में। सिंपल सी बात है, देखो ना ये सारी बड़ी बड़ी कॉस्ट है, क्योंकि परचेज करने में बहुत पैसा खर्च हो जाता है, इन्वेंट्री में भी बहुत पैसा खर्च हो जाता है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में भी बहुत पैसा चला जाता है, फाइनेंस कॉस्ट ब्याज में भी बहुत पैसा जाता है। और एक अगली बड़ी कॉस्ट है डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। डेप्रीशिएशन भी बहुत बड़ा खर्चा है, समझो एसेट हजार करोड़ की एसेट होती है कंपनी में, कम बोल रही हूँ 1000 करोड़ की, तो अगर उस पर 20% भी डेप्रीशिएशन लगा तो 200 करोड़ का डेप्रीशिएशन लग गया। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तो डेप्रीशिएशन भी आपका बहुत बड़ा खर्चा है। कोई हम अकाउंट उनके लिए तो बना नहीं रहे, छोटे छोटे बिजनेस के लिए, ये तो कंपनी के फाइनल अकाउंट है ना, और कंपनियों में तो बड़ी एसेट्स ही होती हैं। डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस,
इसमें आएगा आपका डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट पे लगता है डेप्रिसिएशन, एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट, अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट। समझ गए या नहीं समझे? अगर लैंड बिल्डिंग उनकी वैल्यू कम होती है तो क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन। और अगर गुडविल की वैल्यू कम हो तो क्या कहलाएगा? अमोर्टाइजेशन। क्योंकि गुडविल की वैल्यू कम हो तो क्या कहलाएगा? अमोर्टाइजेशन। तो ये आपका ये भी बहुत बड़ा खर्चा होता है। उसके बाद जो आखिरी खर्चा है वो है हमारा अदर एक्सपेंस। क्या है हमारा? अदर एक्सपेंस। नोट नंबर कौन सा? 28। बोलो बात समझ में? जिस खर्चे को कोई सहारा नहीं मिलेगा उसको कौन मिलेगा? अदर एक्सपेंसेस। जैसे रेंट दे रहे हो, क्या वो परचेज ऑफ इन्वेंट्री में आ सकता है? चेंज इन इन्वेंट्री में? क्या एम्प्लॉय को रेंट दे रहे हो, क्या वो ब्याज है? क्या वो डेप्रिसिएशन है? तो वो किस में जाएगा? अदर एक्सपेंसेस। बाकी सारे बचे हुए खर्चे किस में चले जाएंगे? अदर एक्सपेंसेस। तो चलो बच्चों, अब हम लोग अदर एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाते, काफी लंबी लिस्ट है अदर एक्सपेंसेस की। अदर एक्सपेंसेस नोट नंबर 28। मैंने कहा था 28 पे लाके छोड़ूंगी, 28 पे लाके छोड़ दिया मैंने। समझ गए? तो इसमें आएगा रेंट पेड, एडवर्टाइजमेंट जो कहीं नहीं आएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कैरीज इनवर्ट तो उसमें चला गया था, इसमें परचेज ऑफ इन्वेंट्री में, तो कैरीज आउटवर्ड। इनवर्ट तो परचेज ऑफ इन्वेंट्री में गया था ना, देखो ना ये रहा माल लाने का भाड़ा, तो कैरीज आउटवर्ड। पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और क्या जाएगा इसमें बताओ? और क्या जा सकता है अदर एक्सपेंसेस में? बैड डेट, लोग पैसे लेके भाग गए। फ्री सैंपल, फ्री में कोई सैंपल बांट दिया। जनरल एक्सपेंसेस, या इसको आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, चाय पानी के खर्चे, छोटे मोटे खर्चे। या आप इसको पेटी एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, चाय पानी झाड़ू पोछा के खर्चे, जिनको अलग अलग नहीं लिख सकते। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल एक्सपेंसेस, कानूनी खर्चे, राइट। और क्या हो सकता है इसमें बताओ? और क्या हो सकता है इसमें? हाँ, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, लॉस बाय फायर। वैसे इसका अलग हेड है फाइनल अकाउंट में, पर आपके बीकॉम में चल जाएगा, आप लॉस बाय फायर को यहीं लिख दो, लॉस बाय फायर या थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। हाँ, ये अब नॉर्मल लॉस ही तो हो गई, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बिल्डिंग लॉस पे भी की। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है बताओ? बैंक चार्जेस, मतलब जो खर्चे कहीं नहीं आएंगे वो किस में जाएंगे? अदर एक्सपेंसेस। बैंक चार्जेस, कौन से चार्जेस बताओ? बैंक चार्जेस। ऑडिटर फीस, क्योंकि ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉई नहीं होता, ऑडिटर तो अकाउंट चेक करने आता है ना, अगर एम्प्लॉई होता तो एम्प्लॉय बेनिफिट में जाते। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर भी कंपनी का एम्प्लॉई नहीं होता, वो बोर्ड मीटिंग अटेंड करने की फीस लेता है। समझ में आ रही है बच्चों या नहीं आ रही है? और उसके बाद और क्या हो सकते हैं बताओ? पावर इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। एनी अदर एक्सपेंस, कोई और खर्चा। एक बहुत आता है पेपर में आपका, डेप्रिसिएशन ऑन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का डेप्रिसिएशन। प्लीज, अगर इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो तो वो यहाँ आएगा, राइट। क्योंकि इन्वेंट्री ना टेंजिबल एसेट होती ना ही इनटेंजिबल। सुनो ना मेरी बात सुनो, इसमें जो आता है, इसमें जो आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में, कहाँ है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन? नीचे है शायद, 27 है ना, ये रहा, ऊपर था, ऊपर था। इसमें जो डेप्रिसिएशन आता है वो डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट आता है और डेप्रिसिएशन ऑन इनटेंजिबल। बात समझ में आ रही है ना? और जबकि इन्वेंट्री आपकी ना टेंजिबल एसेट होती ना ही इनटेंजिबल। इन्वेंट्री तो आपकी कौन सी एसेट होती है? करंट एसेट। इन्वेंट्री आपकी कौन सी एसेट होती है बताओ? करंट एसेट। देखो, इन्वेंट्री ना टेंजिबल एसेट है ना इनटेंजिबल एसेट है, तो इन्वेंट्री आपकी करंट एसेट है, तो इसका डेप्रिसिएशन किस में जाएगा? अदर एक्सपेंस में। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया?
ये फाइनल अकाउंट का सिर्फ फॉर्मेट निपटा है, अभी इसकी एडजस्टमेंट बाकी है। क्योंकि आपको याद है 11th क्लास में जब हम फाइनल अकाउंट करते थे तो नीचे 5-6 पॉइंट भी दिए होते थे एडजस्टमेंट के, याद आया कि नहीं आया? ट्रायल बैलेंस बना के दिया होता था, नीचे 5-6 पॉइंट दिए होते थे, उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग बनाते थे, देन प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे और तब बैलेंस शीट बनाते थे और एडजस्टमेंट भी सॉल्व करते थे। तो अभी इसका ये सिर्फ क्या निपटा है, फॉर्मेट जो आपको रट्टा लगाना है। इसमें सिर्फ मैंने आपको ये बताया कौन सा आइटम कहाँ पे आएगा, बात समझ में आ रही है ना? अभी इसकी एडजस्टमेंट बाकी है। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट हो गया। 15 नंबर का आएगा और इसके ऑप्शन में भी 15 नंबर का आएगा बेटा। इसके ऑप्शन में जो 15 नंबर का आएगा वो इसी चैप्टर का आएगा। इस बार जो पेपर हुए हैं ना तो 15 नंबर का क्वेश्चन आया और इसके ऑप्शन में भी इसी चैप्टर का 15 नंबर का आया।